श्लोक छत के ऊपर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। ये बिल्डिंग 16 मंजिल की थी, लेकिन श्लोक के लिए इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी आसमान बहुत दूर था। वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था और हर बार की तरह आज भी नाकामयाब होकर निकाला गया था। ऐसा नहीं था कि श्लोक की तैयारी कम थी या उससे पूछे जाने वाले सवाल उसे आते नहीं थे, लेकिन उसकी झिझक और आत्मविश्वास की कमी उसकी सफलता के बीच में एक बार फिर आ गई थी। श्लोक अपने बचपन को याद कर रहा था। कितना आसान था सब कुछ। वो स्कूल जाता, स्कूल से मिला हुआ काम करता, फिर दोस्तों के साथ खेलता और सब उससे बहुत प्यार करते थे। साथ ही श्लोक बचपन से ही बहुत अच्छी कविताएं लिखता था। उसकी लिखी हुई कविताएं सबसे वाह वाह लूट लेती थी। लिखित कविता प्रतियोगिता में सबसे पहला स्थान श्लोक का ही होता था। फिर एक दिन कविता प्रतियोगिता का प्रारूप बदल दिया गया। अब प्रतियोगी को पहले कविता लिखनी थी और फिर चयन होने पर उसे मंच पर जाकर सबके सामने माइक पर सुनाना भी था। श्लोक ने प्रतियोगिता में भाग ना लेने का सोचा, पर उसके साथ के बच्चों ने जोर देकर उसका नाम प्रतियोगिता के लिए लिखवा दिया। श्लोक ने कविता आसानी से लिख दी और उसकी कविता का चयन भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे श्लोक का जीवन ही बदल गया। जब वो माइक के आगे अपनी कविता सुनाने गया, तब इतने सारे लोगों के आगे उसकी आवाज निकली ही नहीं। उसके संकोच और झिझक की वजह से वो बोल ही नहीं पाया। उस दिन के बाद श्लोक का आत्मविश्वास एकदम से गिर गया। उस पर इतना गहरा असर पड़ा कि बड़े होने पर उसने कॉलेज में लिटरेचर यानी साहित्य की जगह कॉमर्स यानी व्यापार लेने का फैसला किया। अब श्लोक का जीवन दो हिस्सों में बट गया। एक वो जो व्यापार पढ़ रहा था और एक वो कवि जो कभी कभी अपनी कविताएं अखबार या किसी पत्रिका में भेज देता था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। ज्ञान की उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन संकोच और आत्मविश्वास की कमी से उसका हर इंटरव्यू खराब होता गया। अब वही लोग जो उसे बचपन में प्यार करते थे, उसे देखकर सवाल करने लगे। सब लोग श्लोक से ज्यादा बेचैन थे कि उसका कुछ क्यों नहीं हो रहा। वो हर इंटरव्यू के बाद आंख गड़ाकर उसका इंतजार करते और फिर कोई व्यंग मारकर श्लोक को और बुरा महसूस कराते। आज फिर ऐसा ही होने वाला था। श्लोक अब सर झुकाकर खड़ा था। अरे छोटे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं छत से कूदने का इरादा तो नहीं है? हा। एक आदमी ने श्लोक के पास आकर पूछा। उस आदमी ने बहुत अच्छा सूट पहना था। अरे नहीं, बुरे दिन आए हैं, पर इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि ऐसा कुछ सोचूं। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक और इंटरव्यू में फेल हो गया हूँ। अरे इतनी सी बात, अगली बार से तैयारी करना और हर सवाल का सही जवाब देना, फिर देखना तुम पक्का इंटरव्यू में पास हो जाओगे। जवाब देने में दिक्कत नहीं है, मुझे सब आता था। मेरी परेशानी इससे बहुत गहरी है। मुझे बताना चाहोगे? बात करने से वैसे भी मन हल्का होता है। तब श्लोक ने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को सुना दी। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। श्लोक ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हर समस्या का एक उपाय जरूर होता है। इसका भी है। उपाय थोड़ा कठिन है, उसमें धैर्य और मेहनत दोनों लगेगी। इतना फेल हुआ हूँ दोस्त कि धैर्य तो मेरे अंदर बहुत है। रही बात मेहनत की, तो इतना परेशान हो चुका हूँ कि अगर मेहनत करने से मुझे इस परेशानी का हल मिलता है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अरे वाह, तुम तो मुझे अभी से जीते हुए दिख रहे हो।
मेरे जीवन में भी यही कठिनाई आई थी और मैंने उन्हें कैसे पार किया ये सब मेरी डायरी में लिखा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो डायरी हर रोज मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये लो। उस आदमी ने श्लोक को एक डायरी निकाल कर दी। इसमें आत्मविश्वास मजबूत करने के 8 कदम हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब ये मेरे बहुत काम आए थे। ये तुम्हारी भी सहायता कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, आखिरी कदम तब पढ़ना जब तुम पहले 7 का अच्छे से अभ्यास कर लो। आपको लगता है कि ये मेरी सच में मदद कर पाएंगे? जरूर करेंगे, बस तुम ईमानदारी से इन पर काम करना। और बड़ी कंपनी में ये बात अच्छी होती है कि आप 90 दिन बाद फिर इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इस कंपनी में फिर इंटरव्यू देने आना। श्लोक थोड़ा मुस्कुरा दिया। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। श्लोक वापस आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। माँ ने उसे कमरे में जाते देखा तो वो समझ गई कि श्लोक का ये इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया है। अगले दिन श्लोक उठा और उसने उस डायरी को हाथ में उठाकर सोचा, इसमें जो भी लिखा है मैं उसका सच्चे मन से पालन करूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अंत तक जाऊंगा और 8वें कदम तक पहुंचूंगा पूरी ईमानदारी से। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाना और आत्मविश्वास का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कुछ रणनीतियां हैं जो बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। उन सबको मैं यहाँ क्रम के साथ लिख रहा हूँ ताकि कल को जब मैं पीछे मुड़कर इस सफर को देखूं तो मुझे अपने सारे संघर्ष याद रहे और मैं विनम्र और उदार बना रहूं। पहला कदम, अपनी झिझक की जड़ को पहचाने। जानिए आप क्यों झिझकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी झिझक और चिंता का मूल कारण समझ पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। दूसरा कदम, आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास करें। अपने ख्यालों, भावनाओं और प्रेरणाओं का स्व एहसास करें। इससे आपको अपने स्वभाव के बारे में और जानकारी मिलेगी और अपनी झिझक को आप और अच्छे से पहचान पाएंगे। तीसरा कदम, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जब आपको लगे कि आप झिझक रहे हैं तब उस सोच को समझने की कोशिश करें जो इस स्वभाव को उभार कर ला रही है। अपने नकारात्मक ख्यालों को भी सकारात्मक रोशनी में देखिए। चौथा कदम, छोटे कदम उठाएं। छोटे कदम से शुरुआत करें और अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का विकास करें। जैसे जैसे आप आत्मविश्वास बढ़ाते जाएंगे आप और चुनौतीपूर्वक कार्य हाथ में ले सकेंगे। पांचवा कदम, समर्थन की तलाश करें। खुद को उन लोगों के साथ रखें जो आपका साथ दें और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। अपने बड़ों का मार्गदर्शन लें, वो आपकी बहुत सहायता कर पाएंगे। छठा कदम, आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने प्रति दयालु और कोमल बने। ये बात समझिए कि हर कोई गलती करता है और असफल होता है। अगर मनचाहा परिणाम ना मिले तो खुद पर ज्यादा कठोर ना हो। सातवां कदम, अपनी सफलता का जश्न मनाएं। आप जो आज हैं वो उससे बेहतर है जो कि आप कल थे। अपनी सफलता को सम्मान दें और उसका उत्सव मनाएं, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत लाभदायक होगा। श्लोक इन 7 कदम का अभ्यास अच्छे से करने लगा। साथ ही साथ वो योगा और ध्यान भी करता। देखते ही देखते उसकी झिझक और चिंता दूर हो गई। 3 महीने भी हो चुके थे। एक बार फिर वो उसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। अब उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उसने सारे सवालों का जवाब अच्छे से दिया और उसे नौकरी भी मिल गई। 4 दिन बाद श्लोक को वापस कंपनी में जाना था। उसे अपना पहचान पत्र और कुछ जरूरी दस्तावेज नौकरी के लिए जमा करने थे। जब श्लोक जाने वाला था तब उसकी माँ ने कहा, बेटा श्लोक, जाते समय रास्ते में मंदिर पड़ता है, आप वहाँ माथा टेक लीजिएगा। नवरात्रि भी चल रहे हैं, माता का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो आपके काम और भी अच्छे से होंगे। श्लोक बोला, माँ, ऐसा नहीं है कि मैं माता रानी में नहीं मानता, लेकिन इतने वक्त बाद मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैं इसका श्रेय माता रानी को कैसे दे दूँ? मेरा मतलब ये है कि अभी तक मैं इतना असफल हो रहा था, तब माता रानी ने कुछ क्यों नहीं किया? माँ बोली, श्लोक,
ऐसा नहीं कहते। इस संसार में जो भी होता है वो सब माता की कृपा से ही होता है। इंसान की मेहनत जरूर रंग लाती है, लेकिन भाग्य का भी इंसान के जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है और भाग्य उदय करने वाली माता रानी ही तो है। आप सच्चे मन से मंदिर जाना और माता को धन्यवाद करना। श्लोक अपनी माँ की बात मान गया। श्लोक मंदिर पहुंचा और माता रानी के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। हे माता रानी, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मुझे नौकरी मिल चुकी है। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो। आप तो सबके मन की बात जानती हैं और आप ये भी जानती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं क्या चाहता हूँ। हे माता रानी, सही रास्ता दिखाते रहना। जय माता दी। श्लोक प्रार्थना करके मंदिर के बाहर आया, तभी उसे अपना पुराना दोस्त अमित मिला। अरे अमित, कैसे हो? श्लोक ने बोला। बस ठीक हूँ भाई, मंदिर आया था माता को अपनी व्यथा बताने। अब तो माँ ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे श्लोक, तुम्हें पता ही है कि मैं सिटी सेंटर ऑडिटोरियम का व्यवस्थापक हूँ और वहाँ अलग अलग कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए काम करता हूँ। तो हुआ ये कि 2 घंटे बाद एक कविता सम्मेलन समारोह है, उसमें प्रतियोगिता भी होगी। 12 नए कवियों ने भाग लेना था, पर उनमें से एक ने आने से मना कर दिया और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। दोस्त, 11 कवि भी बहुत होते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, पर मैंने विज्ञापन पुस्तिका में 12 कवि लिखा है और चीफ गेस्ट हैं मशहूर कवि राम मिश्रा, जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा प्रकाशन है। उनके सामने मैं अपना मजाक नहीं बनवा सकता। तभी अमित को ख्याल आया, अरे श्लोक, तुम भी तो कवि हो ना, तुम्हारी कविताएं बहुत पढ़ी हैं मैंने स्कूल में। तुम ही क्यों ना प्रतियोगिता में भाग ले लो? नहीं भाई, मुझे अभी नई नौकरी मिली है, उसी के काम से आज कंपनी ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस तो थोड़ी लेट भी जा सकते हो, अपनी कोई कविता उठाकर सुना देना और फिर निकल जाना। मैं तुम्हारा नंबर पहला कर दूंगा और तुम सबसे पहले प्रदर्शन करके ऑफिस हो आना। देखो, मना मत करो, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। श्लोक ने घड़ी में वक्त देखा, 9:30 हुए थे। 11:30 से प्रतियोगिता शुरू होनी थी और ऑफिस पहुंचने का आखिरी समय 4 बजे था। वक्त तो उसके पास पूरा था। कुछ सोच विचार करके उसने अमित को हाँ बोल दिया। श्लोक सिटी सेंटर पहुंचा और अपनी कविता को मन ही मन दोहराने लगा। जब श्लोक की बारी आई तो उसने कविता सुनाना शुरू किया। उसने पूरे आत्मविश्वास और शांति से सबको कविता सुनाई। लड़ना हमने सीखा है, चोटें भी हमने खाई है, लेकिन निरंतर चलते रहे, क्योंकि मन अपना अभिमानी है। गिर गिर के उठना सीखा है, यही जीवन का तरीका है। कहाँ जाकर मिलेगी मंजिल, ये किसने कब पहचाना है। चलते रहे पथ पर निडर होकर, ये ही अपना अफसाना है। शेर को शिकार करना कुदरत सिखाए, बाज ऊंचाई छुए कुदरत के बल पर। जो बनाया हमको मनुष्य इसी कुदरत ने, चतुर चपल और अंशुल तो हम भी होंगे ही। और इशारा क्या देगी हमको ये कुदरत, कर्म करते रहना ही जीवन की शैली। चलकर कांटों पर हमने भी फूलों के शहर बसाए हैं, तपकर आग की गर्मी में हम निखरता सोना बनकर आए हैं। सब उसकी कविता में रसमय हो गए।
सबने बहुत तालियां बजाई। कविता खत्म होते ही श्लोक सिटी सेंटर से बाहर आया और कंपनी ऑफिस के लिए चल पड़ा। फिर वो कंपनी में पहुंचकर उसी इंटरव्यू रूम में गया। उसके अंदर अजीब सी खुशी थी। जब वो इंटरव्यू के कमरे के अंदर गया तब उसने वही आदमी देखा जो उसे बिल्डिंग की छत के ऊपर मिला था। वो आदमी कुर्सी पर बैठा था। श्लोक बोला, मुझे अपनी नौकरी के बारे में बात करनी है। वो आदमी हंसकर बोला, हाँ मुझे पता चला कि तुमने अपना इंटरव्यू पास कर लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। अपना पहचान पत्र और बाकी कागज लाए हो ना, ताकि तुम्हारी नौकरी पक्की हो सके। नहीं, बात वो नहीं है। असल में मैं ये बताने आया हूँ। श्लोक थोड़ी देर रुका कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया? तुम यही नौकरी तो चाहते थे। तब श्लोक ने मंदिर में हुई सारी घटना उस आदमी को बताई। अब मुझे पता चल गया है कि मैं मन से क्या चाहता हूँ। मुझे कवि ही बनना है और मुझे और कुछ नहीं करना। अभी शायद मेरा रास्ता मुझे पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये पता है कि मुझे किस मंजिल पर पहुंचना है और वहां तक मैं ये नौकरी करके तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। श्लोक ने डायरी निकालकर उसे दे दी। इस डायरी ने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका मन से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नमन खन्ना। श्लोक ने उस आदमी को बड़े आश्चर्य से देखा। क्या आप सच में नमन खन्ना है? वही नमन खन्ना जो इस कंपनी के मालिक हैं? और यही नहीं, उनके नाम पे तो बहुत सी कंपनियां हैं। हाँ, वो मैं ही हूँ। इतने बड़े इंसान होने के बाद भी आपने मेरी मदद की। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता दोस्त, हम सब में कोई ना कोई बात होती है। उस दिन छत पर तुम्हें देखा तो मैं समझ गया था कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो मेहनत से घबराए। बस तुम्हें एक सही दिशा में लाने की जरूरत थी और वो काम मेरी डायरी ने कर दिया। अच्छा, ये तो बताइए कि वो 8वां कदम क्या था? 8वां कदम था भगवान पर विश्वास। हमारी मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन हमारी किस्मत की कमान कहीं ना कहीं उनके हाथ में है। अच्छे कर्म करने से वो हमारी किस्मत को सहारा दे देते हैं और फिर हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। श्लोक हैरान था। उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा ही बताया था। अगर वो मंदिर ना जाता तो शायद अमित उससे ना मिलता और उसे ये कभी नहीं पता चलता कि उसका असली रुझान अभी भी कविताओं की तरफ ही है। तुम अच्छे हो श्लोक। इस कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी हमेशा रहेगी। अगर तुम कभी भी उसे लेना चाहो तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि कभी इसकी जरूरत ना पड़े। श्लोक अपने घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि अमित वहां आया हुआ था। अमित ने उसे बताया कि वो प्रतियोगिता जीत गया है। साथ ही उसे 25,000 का चेक भी दिया गया है। इतना ही नहीं, राम मिश्रा ने उसकी कविता की किताब छापने का प्रस्ताव भी दिया है। श्लोक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन माता रानी को धन्यवाद दिया। वह समझ गया था कि ये सब माता रानी की कृपा की वजह से ही हुआ है। वो ये भी समझ गया था कि भाग्य और मेहनत दोनों साथ चलते हैं। आगे चलकर श्लोक एक बहुत बड़ा कवि बना और उसकी कविताएं बहुत लोगों का प्रेरणा स्रोत बनी।